राजतंत्र में जब राजा निरंकुश होता था, तब प्रजा की आखिरी आवाज होते थे धर्मगुरु। और आज जब लोकतंत्र स्थापित है, तब अगर सरकारें निरंकुश होती हैं, सरकारें अस्थिरता फैलाने की कोशिश करती हैं, तो प्रजा यानी जनता की आखिरी आवाज होती है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की अस्थिरता जनता को बहुत मुश्किल में डाल देती है। संविधान, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया, यही चार ऐसे स्तंभ हैं जो इस देश को एक पटरी पर ला करके सामाजिक न्याय दिलाने की कवायद में जुट करके इन्हीं चारों के आसरे जनता अपना जीवन जीने की कोशिश करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 50वें चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट की और उनके 2 वर्ष के लंबे कार्यकाल की, जिनका कार्यकाल मोदी काल के एज ए चीफ जस्टिस का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। अब तक जो मोदी की गवर्नमेंट लगभग 11 साल के हो चुकी है, इस 11 साल की गवर्नमेंट में एज ए चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के तौर पर उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, 2 साल का कार्यकाल रहा है। 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर डी.वाई. चंद्रचूड़ के क्या बड़े फैसले रहे, आज हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे और उनके कार्यकाल पर भी बात करेंगे कि उन्होंने मोदी सरकार के दौरान सबसे लंबा कार्यकाल एज ए चीफ जस्टिस निभाया और निपटाया। और इस कार्यकाल में उन्होंने कई बार मोदी सरकार को मुश्किल में डाला और मीडिया की लाइमलाइट में वो आए। और डी.वाई. चंद्रचूड़ एक ऐसे चीफ जस्टिस रहे हैं कि जिनका नाम सोशल मीडिया से लेकर के एक्सट्रीम मीडिया में हमेशा छाया रहता था। उनके फैसलों की चर्चा हमेशा होती रहती थी, क्योंकि उन्होंने कुछ फैसले ऐसे दिए जो बहुत लंबे समय से लंबित हुआ करते थे। जनता को बड़ी आस थी, एक ऐसे चीफ जस्टिस की दरकार थी कि जो बहुत सारे लंबित फैसले, लंबित मामलों पर एक ऐसी सुनवाई करे ताकि उनमें कोई हल निकले और उनका फैसला आर या पार की स्थिति में निकल करके आए। सबसे बड़ा फैसला उनके कार्यकाल में जो आया, जब वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज थे, रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक बेंच बैठी और रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जो बेंच बैठी उसमें फैसला आया श्री राम मंदिर का। अगर उनके 10 बड़े फैसलों की बात करें तो उन्होंने सबसे बड़ा फैसला एज ए सीजेआई दिया, जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराया। और ये एक ऐसा फैसला था कि यहां पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार घुटनों पर आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी और 16,000 करोड़ रुपए का मामला था ये। इस 16,000 करोड़ रुपए का जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चंदा था, इसको असंवैधानिक ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट के जज धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। मोदी सरकार हिल चुकी थी, क्योंकि मोदी सरकार के पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसा आ रहा था। भारत ही नहीं, विदेशों से इतना मोटा चंदा आ रहा था। केंद्र सरकार पूरी तरीके से हिल चुकी थी। इससे पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर का फैसला जब आया था, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई नहीं थे, लेकिन जो जजों की 7 जजों की जो बेंच थी, उसमें भी जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे और उनकी एक उसमें अहम भूमिका थी। इसके बाद समलैंगिकता जैसे विवादित विषय पर भी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया और उसमें आर पार का फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक अपराध है, लेकिन यह कोई ऐसा अपराध नहीं है कि जिसमें कोई एफआईआर दर्ज हो और इनको जेल भेजा जाए। इस तरीके का उन्होंने क्लियर कट फैसला सुनाया। आर्टिकल 370 की मांग पर लंबी सुनवाई उन्होंने की और उस पर भी फैसला आया। तो आर्टिकल 370 जो काफी लंबे समय से लंबित था, उस पर एक लंबी सुनवाई इन्होंने की। और जाहिर सी बात है कि जब किसी मामले पर सुनवाई होगी तभी उस पर निर्णय आने के चांसेस होते हैं। वर्क प्लेस पर यौन शोषण के मामले में भी इन्होंने क्लियर कट फैसला सुनाया, यानी जो कोई भी वर्किंग क्षेत्र है, वहां अगर किसी महिला के साथ कोई यौन उत्पीड़न का मामला आता है, तो वर्किंग प्लेस पर चूंकि वो मामला अगर आता है तो जिम्मेदारी टोटली उस वर्किंग प्लेस की होगी। तो इसमें वहां का मैनेजमेंट और वहां का जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर भी मामला बनेगा। ये उन्होंने क्लियर कट अपने निर्णयों में सुनाया। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है कि दिल्ली पुलिस के अंदर या दिल्ली की सरकार के अंदर जो भी अफसर आते हैं, उनके तबादलों को लेकर के जो फैसला सुनाया, लगातार जो उपराज्यपाल, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच लगातार जो विवाद की स्थिति बनी रहती है, उसमें उन्होंने क्लियर कट फैसले सुनाए। और उसमें जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के पक्ष में फैसले नहीं आए, कुछ फैसले दिल्ली सरकार के पक्ष में आए। और अभी चूंकि सेकंड टर्म केजरीवाल की सरकार पूरा कर रही है, इसलिए पूरा का पूरा फायदा वहां पर केजरीवाल सरकार को मिला। धर्म बदलने को लेकर के भी उन्होंने क्लियर कट फैसला सुनाया और बताया कि निजता का अधिकार है ये, किसी भी व्यक्ति को, इस देश के अंदर रह रहे किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म बदलने की पूरी स्वतंत्रता संविधान प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। ये उसका अपना निजता का मामला है। वो चाहे जब चाहे जिस भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में खुद को परिवर्तित कर सकता है, अपनी मान्यताओं को उसके अनुरूप मान सकता है। इस तरीके का फैसला सुनाया। और यह माना जाता है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने महिलाओं के मामले में बहुत क्लियर कट बात की और
उनको ये माना जाता है कि जो फैसले, कुछ ऐसे फैसले महिलाओं को उपेक्षित करने वाले इस समाज में पेंडिंग थे, इस देश में पेंडिंग थे, उस पर इन्होंने अपनी बेबाक राय रखते हुए सबरीमाला का फैसला दिया, जहां पर 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं की एंट्री बैन थी, उस एंट्री को खुलवाया। और इन्होंने कहा, अपने फैसले में तर्क सहित लिख करके दिया कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं की जो एंट्री है वो शुरुआत होगी। और इससे पहले एक बड़ा फैसला इन्होंने 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट बनते ही कॉलेजियम सिस्टम पर अटैक हुआ था, तो कॉलेजियम सिस्टम पर भी इन्होंने एक बेबाक राय दी थी, बेबाक टिप्पणी दी थी। और उसका नतीजा यह हुआ कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था, इसको सस्पेंड करना पड़ा था। यानी एनजेएसी, यानी जजों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का, केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप होगा। 121वां संशोधन किया था इसके लिए, जस्टिस केहर की अगुवाई में यह फैसला आया था। और 121वां संशोधन नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में कर दिया था बिल ला करके, कि इस देश की संसद यानी प्रधानमंत्री तय करेंगे कि जजों की नियुक्तियां कैसे होगी। और इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, तो केंद्र सरकार के विरोध में यह फैसला था। एक हवाला देते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1973 में केशवानंद भारती केस में यह तय हो गया था कि सरकार व संसद सब कुछ पलट सकते हैं, लेकिन इस देश की आत्मा यानी मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और मूल ढांचा क्या होगा, यह किसी एक लाइन में डिफाइन नहीं है, इसको सरकार समय समय पर बताती रहेगी, तय करती रहेगी। यहां पर केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। और आज भी सुप्रीम कोर्ट इसी कोर्ट के सहारे, इसी सेंटेंस के सहारे केंद्र सरकार को मात देती है। जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि केंद्र सरकार निरंकुश होती है, तब वो तय करती है कि यह निर्णय मूल ढांचा के अंतर्गत है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी निर्णय के तहत 2014 में जब नरेंद्र मोदी एनजेएसी लेकर के आए, तो नरेंद्र मोदी की नहीं चली, सुप्रीम कोर्ट की चली। और कॉलेजियम सिस्टम पर जो अटैक करने जा रही थी मोदी गवर्नमेंट, इससे कॉलेजियम सिस्टम बच पाया। हालांकि एक और फैसले की अगर हम बात करें, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति पे सुप्रीम कोर्ट की नहीं चली। और लाख कोशिश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की लाख कोशिशें हुई, फिर भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का सीधा दखलंदाजी हो गई। और जो कि प्री डिसाइडेड था कि सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष, ये तीनों मिलकर के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे, लेकिन संसद अगर चाहे तो बिल लाकर बदल सकती है। यह भी निर्णय पहले से पारित हो चुका था। अतः संसद में बिल लेकर के आए नरेंद्र मोदी, और उन्होंने सबसे पहले सीजेआई का पत्ता काटा वहां से। और प्रधानमंत्री की अगुवाई में नेता विपक्ष तो रखे गए, लेकिन जो कमेटी बनेगी वो प्रधानमंत्री की अगुवाई में बनेगी। इससे प्रधानमंत्री को यह फायदा हुआ कि अब वो जिसको चाहते हैं उसको चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 2014 से इस देश की चुनाव व्यवस्था में लगातार चुनाव आयोग के ऊपर मीडिया और विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि चुनाव आयोग तो केंद्र सरकार की कठपुतली है। केंद्र सरकार जब चाहता है, जैसे चाहता है, चुनाव आयोग को नचाता है और निर्णय अपने पक्ष में करवा लेता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लगातार तल्खियां होती रही हैं। दो मामले में आपको और जिक्र करते हुए बताना चाहता हूं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से पहले दो जजेस के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीएस ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें बैठे थे। 4 जजों की बेंच बैठी हुई थी, और वहां पर बात हो रही थी कि जजों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। टीएस ठाकुर इमोशनल होते हुए, उनकी आंख से आंसू आते हैं, और वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, जजों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, फैसले नहीं आ पा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, शायद वो अपराधी ना हो, अगर फैसले हो तो उनको अपराध मुक्त किया जा सकता है, लेकिन वो भी जेलों में बंद हैं। बहुत सारे अपराधी बाहर घूम रहे हैं जो अपराधी हैं, लेकिन उनको सजा नहीं मिल पा रही है। अगर ये जजों की नियुक्तियां हो जाए, 5 करोड़ मुकदमे जो लंबित हैं वो किसी निर्णय पर पहुंच जाएं, तो अपराधियों को सजा मिले, और जो अपराधी नहीं हैं उनको बेल मिले, वो बाहर जाएं। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी, टकराव की स्थितियां पैदा होती रहीं। इसके बाद सीजेआई दीपक मिश्रा की बात करेंगे। दीपक मिश्रा 4 जजेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकलते हैं, और रंजन गोगोई जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो माइक पर कहते हैं, पत्रकारों के सामने कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी स्थिति आ चुकी है इस देश में। लेकिन देखने वाली बात यह हुई कि यही रंजन गोगोई श्री राम मंदिर जन्मभूमि के फैसले के वक्त सीजेआई थे, और जैसे ही उनका रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट का साल नहीं बीतता है, महीना ही बीतता है, ये बना दिए जाते हैं राज्यसभा के सदस्य। और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई आज हैं। उनको ये कहा जाता है कि जो फैसला उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के विषय में दिया, उसका रिवार्ड उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ऐसी भी चर्चाएं इस देश के अंदर लगातार होती रही हैं। हालांकि
डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने विदाई समारोह में इस बात को अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे राज्यसभा भेजा जाए। सिर्फ मैं एक बात चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का सम्मान और उसके प्रति विश्वास जो इस देश का बना हुआ है वो बरकरार रहना चाहिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। ये बात जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ बोलते हैं तो इसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ मोदी गवर्नमेंट के वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो सबसे लंबा कार्यकाल यानी पूरे के पूरे 2 वर्ष का कार्यकाल बिताते हैं। इससे पहले एक बात बताते चलें आपको, इनके पिता भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ उनका नाम था और वो 7 साल 139 दिन सर्विस की थी उन्होंने। 1978 से लेकर के 1985 तक सीजीआई रहे थे। ये एक बड़ी बात है, यानी पिता पुत्र दोनों इस भारत के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। एकमात्र ये ऐसे जज रहे हैं जिनके पिता भी सीजीआई रह चुके हैं और जिनको लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उनको इस बात का एक तरीके से अवार्ड मिल चुका है। कई बार चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ मौलिक अधिकारों पर फैसला और निजता के अधिकारों पर फैसला देते हुए केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को मुश्किल में डाल चुके हैं। देश के अंदर भरपूर आलोचना केंद्र सरकार की हुई है। ऐसी स्थिति में वो केंद्र सरकार को ला चुके हैं। केंद्र सरकार को कई बार ऐसी मुश्किलों में वो लेके आए हैं कि मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक में पत्रकारिता करने वाले लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या डी.वाई. चंद्रचूड़ सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ ही फैसला देते हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट के भाषण पर वो ये बात कहते हैं कि आप जब चुनावी बॉन्ड पर फैसला देते हैं तो आप स्वतंत्र होते हैं, जब आप सरकार के पक्ष में फैसला देते हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा नहीं है। न्यायाधीशों को मामलों पर फैसला देने की छूट दी जानी चाहिए। न्यायाधीशों को स्वतंत्र होने के लिए व निर्णय लेने के लिए इतना स्वतंत्र होना चाहिए कि उनका विवेक उन्हें क्या निर्णय देने की इजाजत दे रहा है यह संविधान और कानून पर निर्देशित होता है और इस बात की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह बात उन्होंने क्लियर कट अपने विदाई समारोह में कही। हालांकि उनका जो 2 वर्ष का कार्यकाल रहा वो एक ऐसा कार्यकाल रहा कि कई बार लोग असमंजस की स्थिति में होते हैं कि क्या इनके प्रधानमंत्री मोदी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और इसकी एक वानगी उस दिन देखने को मिली जब गणेश चतुर्थी की पूजा में प्रधानमंत्री उनके घर जाते हैं। और इससे पहले भी एक बात निकल करके आई कि जब श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर फैसला दिया जा रहा था तो उसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी बैठे थे और वो फैसला देते हुए भगवान श्री राम को जब याद करते हैं तो वो क्षण भी एक ऐतिहासिक क्षण होता है और मीडिया की नज़रों से एक विवादित क्षण भी होता है, क्योंकि सरकार के लिए, संविधान के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए हर धर्म बराबर है। हर फैसले में उनकी एक तरफा नीति नहीं होनी चाहिए। इस नज़र से अगर बात करेंगे तो वो क्षण भी उनके लिए एक विवादित क्षण के रूप में जुड़ गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे आगे ऐसे तमाम वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।